हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो अभी गया था मैं, अभी वापस आ गया हूँ। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करता हूँ आपका क्लैट के काउंटडाउन सीरीज़ में जो हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए, और उसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। और विदा टाइम को खोटी करे हुए और आप सब लोगों को एक बारी फिर से वेलकम करते हुए चलते हैं झटपट से अपने क्वेश्चंस की तरफ। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमारा पैसेज है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं पैसेज को और करने की कोशिश करते हैं क्या है पैसेज में। चलिए पहले पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट? आ जाइए फटाफट से, जो लोग उधर गए थे आइए करेंगे इसको, क्वेश्चंस को जल्दी से। एवरीबडी प्लीज ज्वाइन एंड शेयर एवरीबडी, सो दैट प्रैक्टिस आपकी और भी ज़्यादा हो जाएगी। ये सब आपके क्वेश्चंस जो हैं ये आपको बहुत काम में और फ़ायदा देंगे एज फार एज योर क्लैट प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड। यस, वंस अगेन हेलो आफिया, हेलो गौरी, वेलकम वेलकम। आ जाओ फटाफट से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए, लास्ट मिनट की जो चीज़ें हम चला रहे हैं, चलिए लेट्स सी। इट इज़ कॉमनली अज्यूम दैट इवन इफ forgeries have aesthetic merit, no forgery has as much as an original by the imitated artist would. Yet even the most prominent art specialist can be duped by a talented artist turned forger into mistaking an almost perfect forgery for an original. For instance, artist Van Meegerens, the disciples at Emmaus, painted under the forged signature of the acclaimed Dutch master Jan Vermeer, 1632-1675, attracted lavish praise from experts as one of Vermeer's finest works. So forgery के बारे में ये चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं, और ये forgery किस तरीके से हम बात वो करते हैं उसके ऊपर ये पैसेज बेस्ड है कि कैसे forgery के ऊपर बेस्ड पे भी उसको बेस्ट वो मिल गया, प्रेज मिल गई थी। राइट, आगे देखते हैं। The painting hung in a Rotterdam museum until 1945, when, to the great embarrassment of the critics, Van Meegeren revealed its origin. So, great embarrassment, 1945 तक तो वो टंगी रही, लेकिन critics के सामने जब उसने सच्चाई निकली तो उसको बहुत embarrassment फील हुआ। Astonishingly, there was at least one highly reputed critic who persisted in believing it to be a Vermeer even after Van Meegeren's confession. मतलब सोचो, एक उसके बाद astonishingly there was at least one highly reputed critic who persisted in believing it to be a Vermeer's. मतलब उसने फिर भी नहीं माना, फिर भी उस चीज को नहीं माना कि भाई, जबकि उसने कन्फेशन कर लिया कि ये कहाँ से उसने लिया है, तब भी उसके बाद भी। ठीक है, given the experts' initial enthusiasm, some philosophers argue that Van Meegeren's painting must have possessed aesthetic characteristics that, in a Vermeer original, would have justified the critics' plaudits. Van Meegeren's Emmaus thus raises difficult questions regarding the status of superbly executed forgeries. मतलब इतने ध्यान से उन्होंने उसकी फॉर्जरी को रेप्लिकेट किया, मतलब फॉर्ज किया, कि कोई देख के ही नहीं बता पाया कि इसमें कोई डिफरेंस है भी, और देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, और देयर इज एनी काइंड ऑफ फॉर्जरी दैट इज बीन डन। कोई नहीं बता पाया इस चीज को। ठीक है, इज अ फॉर्जरी इनहेरेंटली इंफीरियर एज आर्ट? How are we justified, if indeed we are, in revising downwards our critical assessment of a work unmasked as a forgery? Philosopher of art Alfred Lessing proposes, and he proposes what? He proposes what? वो चीज देखनी है आपको। So he proposes convincing answers to these questions. तो फिलोसोफर जो ये है अल्फ्रेड लेसिंग ने इसके आंसर्स हमें दिए। उसने बोला, a forged work is indeed inferior as art, Lessing argues, but not because of a shortfall in aesthetic qualities strictly defined. That is to say, in the qualities perceptible on the picture surface. For example, in its composition, its technique and its brilliant use of color, Van Meegeren's work is flawless. मतलब उसने बोला कि भैया टेक्निक में, ब्रिलियंट यूज ऑफ कलर्स, उसका काम बिल्कुल फ्लॉलेस था, तो हम उसकी एस्थेटिक क्वालिटीज
के ऊपर नहीं कह सकते, नॉट बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक क्वालिटीज, बट बिकॉज ऑफ व्हाट वी कैन से लेसिंग आर्ग्यूज इंस्टेड दैट द डेफिशिएंसी लाइज इन व्हाट माइट बी कॉल्ड द पेंटिंग्स intangible qualities. All art, explains Lessing, involves technique, but not all art involves origination of a new vision. And originality of vision is one of the fundamental qualities by which artistic, as opposed to purely aesthetic, accomplishment is measured. Thus, Vermeer is acclaimed for having inaugurated in the 17th century a new way of seeing and for pioneering techniques for embodying this new way of seeing through distinctive treatment of light, color, and form. So basically, he's trying to say that it was a new way of seeing, new way of presenting old work. That is what we are saying. Okay, that is what we are saying here, according to this particular person. दिस लेसिंग ने जो अपनी आंसर्स दिए उस $1,000,000 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जो आंसर्स दिए उसके ऊपर उसके बारे में बात हो रही है. आगे चलते हैं. Even if we grant that Van Meegeren, with his undoubted mastery of Vermeer's innovative techniques, produced an aesthetically superior painting, he did so about 3 centuries after Vermeer developed the techniques in question. तो ये सोचो कि 3 decades बाद में, 3 not decades, 3 centuries के बाद उसने ऐसा कुछ किया. Whereas Vermeer's origination of these techniques in the 17th century represent a truly impressive and historic achievement. Van Meegeren's production of the disciples at Emmaus in the 20th century presents nothing new or creative to the history of art. Van Meegeren's forgery, therefore, for all its aesthetic merits, lacks the historic significance that makes Vermeer's work artistically great. तो हम इन दोनों के उन्होंने काम के बारे में बात कर रहे हैं. दो आर्टिस्ट हैं, एक ने ओरिजिनली बनाई, एक ने उसको फॉर्ज करके बाद में बनाया. तो वो कहता है देखो, जो उसने काम किया वो हम इस बेसिस पे नहीं कह सकते क्योंकि उसके कलर खराब थे, एस्थेटिक नहीं था. उसमें तो उसका काम बहुत बढ़िया था, मतलब इट वाज फ्लॉलेस. लेकिन उसने कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करा, उसने कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी जो हिस्टोरिकली आगे लेके जाए या रेलेवेंस दे या कुछ नया आपके सामने प्रेजेंट करे. इस वजह से इसका काम दैट मेक्स वर्मेयर्स वर्क आर्टिस्टिकली ग्रेट. दिस इज व्हाट द इक्वेशन लुक्स लाइक. ये जो 3 स्लाइड्स में हमारा पैसेज था, इस 3 स्लाइड्स को अगर हम ये 2 लाइनों में या 1 लाइन में कंसाइज करना चाहें, then this would be the summary of this particular passage. This will be the summary of this particular passage. ठीक है. अब इसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस हमें आंसर करने हैं. तो चलिए बताइए जरा फटाफट से आंसर क्या होने चाहिए इसके. क्या होना चाहिए? Which one of the following most accurately express the main point of the passage? तो main point of the passage क्या था? We were only talking about forgery. We were only talking about forgery. Let's see. क्या कौन सा point है जो इसका बिल्कुल सही बताता है? The disciples at Emmaus, when Megan's forgery of a Vermeer was a failure in both aesthetic and artistic terms? No, it was not. Why? Because aesthetically it was flawless. So this is out. The aesthetic value of a work of art is less dependent on the work's visible characteristics than on certain intangible characteristics. No, the aesthetic values of the work is not less dependent on works. ऐसा इन्होंने कहीं नहीं बताया है. This is not the main point that is being discussed. Forged artworks are artistically inferior to original because artistic value depends in large part on originality of vision. Yes, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि उनका काम ओरिजिनल होता है एंड जो फॉर्ज्ड आर्ट वर्क्स होते हैं उसमें ओरिजिनलिटी की कमी होती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट हैव दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द फॉर्ज्ड आर्ट वर्क्स. यही हम बात कर रहे थे थ्रू आउट द पॉइंट. तभी ये जो लास्ट वाली लाइन है ये हमें यही बताती है कि उसका काम इसलिए अच्छा था क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनलिटी थी. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी. Therefore, the correct answer is C. Is this clear? Is this clear to everybody? Question number 1 clear है सबको? Yes or no? Question number 1 clear है सबको? चलिए next पे चलते हैं. Question number 2 देखते हैं. The passage provides the strongest support for inferring
that Lessing holds which one of the following views? ठीक है, लेसिंग ने क्या बोला था? ठीक है, द पैसेज जो है क्या provides the strongest support for inferring that Lessing holds which one of the following views? कौन सा वो पॉइंट है जो एक्चुअल में जो लेसिंग है वो फॉलो करता है इस चीज के लिए? बताओ। ए देखते हैं। The judgments of critics who pronounced the disciples at MS to be aesthetically superb were not invalidated by the revelation that the painting is a forgery. Yes, yes, यही बात तो उसने बोली थी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो, उसने पहले ही बात बोली थी। कहाँ गया? ये रहा। For example, in its composition, its technique, and its brilliant use of color, Van Milligan's work is flawless. उसने यही बात तो बोली थी। उसने यही बात बोला था कि जो ये forged work है is indeed inferior as art. Indeed, inferior तो है, Lessing argues, but not because of the shortfall in aesthetic quality. तो उसने कहा जी देखो ऐसा है जी, उसने फॉर्ज किया है, आई अग्री, लेकिन उसने इतना बेहतरीन फॉर्ज किया है कि देखने वाले की आंखों को पता ही नहीं चल रहा है कि ये फॉर्ज है। उसने यही बात तो बोली है लेसिंग ने यही बात तो बोली है। एंड देयरफॉर क्लियरली द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? इज ए, that the judgment of critics who pronounce the disciples at MR to be aesthetically superb were not invalidated by the revelation that the painting is forgery. उसने कहा जी ठीक है फॉर्जरी होगा, मान लिया, लेकिन उसका ये भी तो देखो कि कितने बेहतरीन ढंग से उसने फॉर्जरी करी है कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हो देखकर उसको कि उसने फॉर्जरी करी है या नहीं करी है, क्योंकि एस्थेटिकली यूज ऑफ कलर उसका काम जो है वो फ्लॉलेस है इस वजह से। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, थर्ड। इन द फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर रेफर्स टू अ हाईली रिप्यूटेड क्रिटिक्स persistence in believing Van Meegen's forgery to be a genuine Vermeer's primarily in order to। तो उसने क्या बोला? उसने बोला, ठीक है, उसने क्या बोला कि सब लोग बोल रहे थे, जब उसने बोला खुद ने बता दिया कि उसकी ओरिजिनलिटी कहाँ से है, जब उसने ये पॉइंट खुद बता दिया, उसके बावजूद भी एक क्रिटिक ऐसा था जो बोलता था नहीं नहीं मैं अभी नहीं मानता, मैं तो अभी भी ये कहता हूँ ये उसी का काम है। ऐसा बोला था ना उसने, ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? ठीक है, तो उसने क्या बोला था, क्यों वो बोला था उसने ये वाला पॉइंट, व्हाई डिड ही मेंशन? ठीक है, सो द ऑथर रेफर्स टू अ हाईली रिप्यूटेड क्रिटिक्स दिस टू बी अ जेन्युइन वर्मीज प्राइमरी। क्यों उसने ये पॉइंट को लेके आया? व्हाई डिड ही ब्रॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉरवर्ड? एंड ही ब्रॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉरवर्ड टू टेल, लेट्स सी, argue that many art critics are inflexible in their judgments? No, because most of them were already against that. कि उसने हाँ forgery करी है, nobody could believe that, so that was already out. Indicate that the critics who initially praised the disciples at Emmaus were not as knowledgeable as they appeared. They were not talking about knowledge here. This is also out. Suggest that the painting may yet turn out to be a genuine Vermeer. No, he was, वो तो जब उसने खुद ही कन्फेस कर दिया तो कैसे पता चलेगा कि वो उसी की थी, जब उसने खुद ही बोल दिया कि इट इज नॉट माइन। दिस इज ऑल्सो आउट। तो ऑप्शन डी ही बचता है हमारे पास। दैट इलस्ट्रेट द डिफिकल्टीज दैट स्किलफुली एग्जीक्यूटेड फॉर्जरीज कैन पोज फॉर आर्ट क्रिटिक्स। मतलब देखो कि जितना स्किलफुली उसने एग्जीक्यूट किया फॉर्जरी, तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द क्रिटिक्स ये बताने के लिए कि ये रियल है या फेक है। It was difficult for the critics to tell. It was difficult for the critics to tell whether it is real or whether it is fake. Therefore, the correct answer is D. Therefore, the correct answer is D. ठीक है? तो D आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है the reaction described in which one of the following scenarios is most analogous to the reaction of the art critics। जो आर्ट क्रिटिक्स ने रिएक्शन दिया था, ठीक है, वो रिएक्शन इनमें से किससे बिल्कुल मिलता जुलता है? इनमें से किससे बिल्कुल मिलता जुलता है? बताओ।
ठीक है, तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। Lovers of a musical group contemptuously reject a tribute album recorded by various other musicians as the second-rate imitation. तो ये तो लिखा हुआ है रिकॉर्डेड बाय वेरियस अदर म्यूजिशियंस, तो ये तो पहले से ही पता है, तो ये तो नहीं हो सकता। इस केस में तो क्या हुआ था, इस केस में तो उसकी जो आर्टिस्ट था, उसने इतने बेहतरीन ढंग से फॉर्जरी करी थी, उसने इतने बेहतरीन ढंग से फॉर्जरी करी थी दैट दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, दैट दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है, दैट दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर, सिंपल सी बात। तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, प्रीचर हैज गिवन अस द आंसर सी। सी देखते हैं, डाइनर्स एट अ फेमस रेस्टोरेंट effusively praise the food as delicious until they learn that the master chef is away for the night. बिल्कुल सही, कि मतलब किसी और का खाना लगा दिया और वो तारीफों के पुल बांधे जा रहा है और बाद में पता चलता है ये तो खाना किसी और ने बनाया था, ये तो मास्टर शेफ ने बनाया नहीं, ये तो सेम चीज हो गई। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड प्रीचर, वेरी गुड प्रीचर, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। The passage provides the strongest support for inferring that Lessing holds which one of the following views? लेसिंग का क्या व्यू है इसमें? लेसिंग जो वो था जिसने बात करी थी, उसका क्या व्यू है? ठीक है, बताओ। तो लेसिंग क्या बोलता है कि नो मैटर, लेसिंग ने बोला था नो मैटर द फॉर्ज्ड वर्क इज गुड एस्थेटिकली, कि उसका आर्ट अच्छा है, उसका कलर अच्छा है, लेकिन जब तक उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका जब तक एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी एक ओरिजिनलिटी नहीं होगी, तब तक वो ओरिजिनल नहीं माना जा सकता, तब तक वो ओरिजिनल नहीं माना जा सकता, ये उसने बात बोली थी। और जब उसने ये बात बोली थी तो क्या इसके हिसाब से कौन सा पॉइंट आपका सही बैठता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट और विच ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू दिस, कौन सा है बताओ? नो मैटर फॉर्ज्ड का कलर अच्छे हैं, एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस, ठीक है, हिस्टोरिकल जो उसके सराउंडिंग्स हैं, वो जब तक उसको एक असेस नहीं कर देते या बता देते, तो तब तक वो आंसर नहीं हो सकता, ना उसको वो वैल्यू मिल सकती है जो ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑलराइट, गौरी हैज गिवन द आंसर, प्रीचर हैज गिवन द आंसर, Kajal has given the answer, and the correct answer would be Afia has given. Very good. So the answer would be B. Answer would be B. चलिए, कैसा लगा आपको ये वाला पैसेज? कैसा लगा आपको ये पैसेज? Were you able to understand and comprehend the passage? Were you able to comprehend the passage? Yes or no? जल्दी से बताओ. Were you able to comprehend the passage? Yes or no? फटाफट से बताएंगे, क्या आप ये पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कर पाए या नहीं? आंसर समझ में आए कि क्यों है आंसर ये वाले? राइट, चलिए अगला पैसेज पढ़ते हैं, अगला पैसेज पढ़ते हैं। इजी था ये वाला पैसेज, वेरी गुड। चलिए अगला पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेन स्ट्रीम ऑफ यूएस हिस्टोरियोग्राफी ड्यूरिंग द लेट 19th and early 20th century, African American historians of the period such as George Washington Williams and W.E. Du Bois adopted a transnational perspective. This was true for several reasons, not the least of which was the necessity of doing so if certain aspects of the history of African Americans in the United States were to be treated honestly. First, there was a problem of citizenship. Even after the adoption in 1868 of the 14th Amendment of the US Constitution, which defined citizenship, the question of citizenship of African Americans had not been genuinely resolved. Because of this, emigrationist sentiment was a central issue in Black political discourse, and both issues were critical topics for investigation. The implications for historical scholarship and national identity were enormous. While some Black leaders insisted on their right to US citizenship, others called on Black people to
migrate and find a homeland of their own. Most African Americans were certainly not willing to relinquish their claims to the benefits of US citizenship, but many had reached a point of profound pessimism and had begun to question their allegiance to the United States. So basically ये United States का एक वो चल रहा है जो अफ्रीकन अमेरिकन हिस्टोरियंस ने बताया था कि फर्स्ट प्रॉब्लम थी पहले सिटीजनशिप्स मिलने की, और फिर इवन आफ्टर जब वो अडॉप्शन इन 1868 हो गया ऑफ द 14th अमेंडमेंट ऑफ टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने सिटीजनशिप को डिफाइन किया, तो उसके बावजूद भी देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप था फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, जो कि बहुत देर तक रिजॉल्व हुआ ही नहीं। ये वो बात अभी इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। Mainstream US historiography was firmly rooted in a nationalist approach during this period. The glorification of the nation and a focus on the nation state as a historical force were dominant. The expanding spheres of influence of Europe and the United States prompted the creation of new genealogies of nations, new myths about the inevitability of nations, their temperaments, their destinies. African American intellectuals who confronted the nationalist approach to historiography were troubled by its implications. Some argued that imperialism was a natural outgrowth of nationalism, and its view that a state's strength is measured by the extension of its political power over colonial territory. The scramble of colonial empires was a distinct aspect of nationalism in the later part of the 19th century. ठीक है, येट अगेन यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट आ गया है ये पॉइंट का, ठीक है। फॉर ऑल देयर डिस्ट्रस्ट ऑफ यूएस नेशनलिज्म, मोस्ट अर्ली ब्लैक हिस्टोरियंस वर देमसेल्व्स एंगेज्ड इन अ सॉर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। बहुत सारे हिस्टोरियंस खुद उसके पार्ट थे नेशन बिल्डिंग के, ठीक है। Deliberately or not, they contributed to the formation of a collective identity, restructuring a glorious African past for the purposes of overturning degrading representations of blackness and establishing a firm cultural basis for a shared identity. Thus, one might argue that black historians' internationalism was a manifestation of a argue that black historians' internationalism was a manifestation of a kind of nationalism that posits a diasporic community which, while lacking a sovereign territory or official language, possess a single culture, however mythical, with singular historical roots. Many members of this diaspora saw themselves as an oppressed nation without a homeland, and they imagined Africa as home. Hence, these historians understood their task to be writing of the history of people scattered by force and circumstances, a history that began in Africa. So totally there was a conflict between what to do, how to do, all right, the citizenship, even after that amendment came, the entire confusion and the conflict between African Americans and American and their citizenship is been discussed in the entire passage. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो पूरे के पूरे पैसेज का क्रक्स आप ढंग से और आराम से समझ पाओगे। तो अगर आपसे पूछा गया हो कि मेन आइडिया क्या है पैसेज का, तो मेन आइडिया यही है जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, ठीक है ना। मेन आइडिया यही है। क्या है मेन आइडिया? कि जो अफ्रीकन अमेरिकन का जो ट्रांसनेशनल एटीट्यूड था उसके बारे में ये बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है ना। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था, ट्रांसनेशनल पर्सपेक्टिव था ऑफ द हिस्टोरियंस, ठीक है ना, अफ्रीकन अमेरिकन हिस्टोरियंस का, वो जो मेन स्ट्रीम के हिस्टोरियन से उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, ठीक है। और उसके अलावा जो भी एक नेशनलिस्ट इटसेल्फ थे, उन्होंने क्या किया था, देवर एक तरीके से उनको पोज कर रहे थे या उनको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ऑन अ यूनिफाइड डायस्पोरा पे, यूनिफाइड डायस्पोरा, दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ए बी सी डी में से आपको क्या लगता है कि क्या आंसर इसका होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए इसका, ए बी सी या डी में से बताओ। यू गौरी कह रही है सी,
US historiography in the late 19th century and early 20th century was characterized by a conflict between African American historians who viewed history from a transnational perspective and mainstream historians who took a national perspective. Okay, all right, all right. अरे हटा दिया. बाकी लोग, बाकी लोग. But we are not saying this. What we are trying to say is this. The transnational perspective, जो transnational perspective था, early historians का, early historians का जो transnational perspective था, वो क्या किसको काउंटर किया था उन्होंने? उसको काउंटर किया था मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट को. ठीक है, बट जो कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट था वो ये था, इट वॉज आर्ग्यूबली नेशनलिस्ट इटसेल्फ टू द एक्सटेंट दैट इट पॉजिटेड अ कल्चरली यूनिफाइड डायस्पोरिक कमिटी. लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो नेशनलिस्ट इटसेल्फ थे कि वो उसको एक जगह पे मिला के रखना चाहते थे. देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. Which one of the following phrases most accurately conveys the sense of the word reconstructing? Reconstructing का मतलब पूछा है आपसे बेसिकली. तो reconstructing का मतलब बताओ. इजी वर्ड है ये तो, इजी वर्ड है ये तो. दिस इज एन इजी वर्ड. बताओ फटाफट से. Correcting a misconception about, determining the sequence of event. So it was not determining the sequence of events. Investigating the implications of, no. Reconstructing क्या होता है? Reconstructing का मतलब होता है when you are rebuilding, और एक कंसेप्शन है, परसेप्शन है, उसको दोबारा से शेप करना. तो अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं ए और डी. ए और डी. अब ए और डी में से आपको बताना है, आर वी करेक्टिंग अ मिसकंसेप्शन? आर वी करेक्टिंग अ misconception? Can a misconception be corrected, or it can be transformed, it can be shaped? Can it be corrected, a misconception, or a conception? Was that a misconception? Was that a misconception of African Americans doing that? It was not a misconception. It was already an established conception. उसी को आप आगे shape दे रहे हो. उसी को आप आगे shape दे रहे हो. Therefore, the correct answer is D. ठीक है? Therefore, the correct answer is. Is this clear? Is this clear? Question number 2. Question number 2 clear है सबको? Question number 2, is this clear to everybody? Yes or no? Question number 3, which one of the following is most strongly supported by the passage? इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया है पैसेज से? बताओ. ठीक है, ये पॉइंट तो डायरेक्टली लिखा हुआ है. इमिग्रेशनिस्ट के बारे में जो हमने पढ़ा था, यहां पढ़ा था ना हमने ये. Because of this, immigrationist sentiment was a central issue in the black political discourse, and both issues were critical topics for investigation. The implication for historical scholarship and national identity were enormous. While some black leaders insisted their right to US citizenship, others called on black people to emigrate and find a homeland of their own. तो अगर ये चीज उसी वक्त हो जाती, सही टाइम पर, ठीक है, राइट टाइम पे, अगर ये सिटीजनशिप वाला पॉइंट हो जाता, तो क्या होता? ये स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है पैसेज. राइट, दिस इज द पॉइंट दैट इज बीन स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द पैसेज. देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर. देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. As it is described in the passage, the transnational approach employed by African American historians working in the late 19th and early 20th century would be best exemplified by a historical study that, जो उन्होंने चीजें करी, ठीक है, जो भी चीजें उन्होंने करी, वो चीजें किस चीज से अच्छे से एग्जाम्प्लीफाइड हो सकती हैं? ठीक है, जो भी अप्रोच अफ्रीकन अमेरिकन हिस्टोरियंस ने ली थी लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में, वो एग्जाम्प्लीफाइड किस चीज से हो सकती हैं? हाउ कैन वी गिव दैट? तो कैसे करा था उन्होंने? अगर आप इसको जाके देखोगे, सो क्लियरली इट वाज रिटन दैट उनके जो कल्चरल बेस थे, देखिए,
African past for their purposes of overturning degrading representation of blackness and establishing a firm cultural basis for a shared identity. Thus, one might argue that black historians' internationalism was the manifestation of the kind of nationalism that posits a diasporic community. Therefore, the correct answer for this question from there should be that examine the extent to which African American culture at the turn of the century incorporated tradition that were common to a number of African cultures. बहुत सारे African culture का एक जैसा similarity था, वो इसको बोल रहा है. That was therefore the answer for this question is D. And then question number 5. The main purpose of the second paragraph of the passage is to. Second paragraph का main purpose क्या है बताने का? पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ को. सेकंड पैराग्राफ यहां से है. फर्स्ट देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ, तो यहां पर क्या लिख रहा है, लास्ट लाइन पढ़ते हैं. नेसेसिटी ऑफ डूइंग सो दिस वाज ट्रू फॉर सेवरल रीजंस. ये सेकंड ही है. हाँ यही है. ठीक है. दिस वाज ट्रू फॉर सेवरल रीजन, नॉट एटलीस्ट which was the necessity of doing so if certain aspects of the history of African Americans in the United States were to be treated honestly. First, there was a problem of citizenship even after the adoption, okay, which defined citizenship, and the question of citizenship of African American had not been genuinely resolved. Because of this, whatever happened, most African Americans were certainly not willing to relinquish their claims to the benefits of UN citizens, but many had reached a point of profound pessimism and began to question their allegiance to the United States. तो उन्होंने क्या किया था? They started to work towards the histrionics. They started to work towards what? They started to work towards the historiography in the way they did. So what they did? The second paragraph was trying to tell and explain why early African American historians felt compelled to approach historiography in the way what they did. So that is what they were trying to say, कि जब कभी भी वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, या जब भी वो उस अमेंडमेंट के बाद भी, ठीक है, देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिटीजनशिप ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है ना, अफ्रीकन अमेरिकन, दैट वाज इनटू द क्वेश्चन, दैट वाज इनटू द क्वेश्चन. ठीक है. तो दीज वर द 5 क्वेश्चंस दैट वी डिड टुडे. तो आपको इसी की तरीके से ये जो पैसेजेस हैं उसको काफ़ी तब तक रेगुलरली करते रहो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी पता चलता है और प्रैक्टिस मिलती रहे आपको. ठीक है. कल हम ऐसे ही आपके लिए एक राउंड द डे वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस आपके लिए लेके आएंगे. सुबह आपके पास आदित्य सर आएंगे, फिर मैं आऊँगा, फिर हरीश सर आएंगे, उसके बाद हनी सर आएंगे, विवेक सर आएंगे, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा पूरा दिन. तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए. और अभी भी अगर क्वेश्चन सीरीज लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लगा सकते हैं आप कोड Y468S, और पूरी की पूरी टीम जो है हमारी, मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं सब लगे हुए हैं, सो दैट आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी दे सके. ठीक है. तो इस तरह जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. शब बखैर.